प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस अध्याय में जो बहुलक है, पहला माप, हम उसकी चर्चा करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग श्रेणी है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि है निरीक्षण द्वारा, बाय इंस्पेक्शन। हमें जो भी व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है उसमें अवलोकन दे रखे होंगे या संख्याएं दे रखी होगी जिसको हम x कहते हैं, उसको बाय इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करेंगे। इससे आशय यह है कि जो मूल्य सर्वाधिक बार आएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में जो मूल्य सर्वाधिक बार आएगा यानी जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार है, वो उस श्रेणी का बहुलक कहलाएगा। जैसे ये हमारे सामने वेजेज इन रुपीज दे रखी है और इसको हम अगर अवलोकन करें या निरीक्षण करें तो निरीक्षण से हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार जिसका रिपीटेशन हुआ है, जिस फिगर का या जिस वैल्यू या एक्स का सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है, वो हमारा बहुलक होगा। जैसे हम अगर इसका निरीक्षण करें तो 415 1, 415 2, 415 3, 415 4 और 417 पे देखते हैं तो ये केवल 2 बार आया है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी जो ये वेजेज की हमें दे रखी है उसका निरीक्षण किया और जो मूल्य, अगेन ध्यान दें, जो मूल्य सर्वाधिक बार आया है वो उस श्रेणी का बहुलक होगा। तो इस श्रेणी के लिए बहुलक के लिए हम संकेताक्षर Z का प्रयोग करते हैं और Z बराबर हो जाएगा 415। ये इस प्रकार से हम उत्तर निरीक्षण द्वारा ले आएंगे। बहुत सिंपल मेथड है। अगेन, जो भी आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है उसके मूल्यों का अवलोकन कीजिए, निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण में जो मूल्य सर्वाधिक बार आए या जिस x की वैल्यू रिपीटेशन में सबसे ज्यादा बार आए, वो उस श्रेणी का बहुलक होगा। इस प्रकार से बहुलक का उत्तर अपने 415 इस क्वेश्चन में आ जाएगा। दूसरा, हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में बदल करके भी बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो अवलोकन या मूल्य होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर अगर व्यक्तिगत श्रेणी में अवलोकन ज्यादा है, जैसे 20 तक है तब तक हम उसका निरीक्षण कर लेंगे, 25 तक है तब भी निरीक्षण कर लेंगे, किंतु जैसे ही अवलोकनों की संख्या बढ़ती है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, व्यक्तिगत श्रेणी को या तो खंडित में बना लेंगे और बहुत ज्यादा अगर अवलोकन है तो हम उसको सतत श्रेणी में बदल देंगे। तो खंडित श्रेणी में बदलने के लिए और सतत श्रेणी में बदलने के लिए हम पिछले अध्याय में देख करके आए थे, टेलीबार की सहायता से हम अवलोकनों की फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद इसमें बहुलक का निर्धारण कैसे होगा, हम जब खंडित और सतत श्रेणी का अध्ययन करेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी हमें यह ध्यान रखना है कि अगर व्यक्तिगत श्रेणी में अवलोकनों की संख्या अधिक है तो निरीक्षण की बजाय उसको खंडित और अखंडित में बदल करके बहुलक का निर्धारण करना उचित होगा। तीसरी विधि माध्यों के अंतर संबंध द्वारा भी ज्ञात किया जाएगा। अंतर संबंध में एक विशेष फॉर्मूला दे रखा है, उसका प्रयोग करेंगे। Z यानी बहुलक, M यानी कि मध्य का और X बार यानी कि समांतर माध्य। इन जो माध्य है इनके परस्पर संबंध के आधार पर Z की वैल्यू ले आएंगे। अगर हमें क्वेश्चन में M और X बार यानी मीडियन मध्य का और समांतर माध्य यानी X बार तैयार शुदा दे रखा है तो हम इनके अंतर संबंध द्वारा भी Z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में अगर बहुलक का निर्धारण करना है तो 3 विधियों से करेंगे: निरीक्षण, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या अखंडित में बदल करके, और तीसरा अंतर संबंध द्वारा। तो ये थी अपने व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी से आगे
जो खंडित श्रेणी है उसकी चर्चा करेंगे। खंडित श्रेणी की पहचान हमने पिछले टॉपिक में देखी थी कि इसकी पहचान में मूल्य या अवलोकन होंगे और उसके सामने उसका रिपीटेशन यानी कितनी बार वो मूल्य आया है वो उसकी आवृत्ति के रूप में प्रकट होगा, यानी एफ के रूप में प्रकट होगा। तो खंडित श्रेणी में दो तथ्य हमारे सामने होंगे। पहला तथ्य मूल्य यानी एक्स, और दूसरा तथ्य उस मूल्य का कितनी बार आवृत्ति हुई है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी के रूप में उसके सामने होगा। तो दो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, मार्क्स और दूसरा उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स दे रखे हैं जैसे ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखे हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका निरीक्षण द्वारा हल कैसे करेंगे। तो निरीक्षण में ये कहा गया है कि आवृत्ति यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर नजर फेंकिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 4, 8, 10, 5, 3 और 2 दे रखे हैं। तो निरीक्षण में यह दे रखा है कि आवृत्तियां नियमित होनी चाहिए। तो नियमित होने से आशय यह है कि पहले बढ़ते हुए क्रम में हो, बीच में या लगभग बीच में अधिकतम हो और फिर गिरते हुए क्रम में हो, तो हम इसको नियमित कहेंगे। तो आवृत्तियों का नियमित होना, आवृत्तियां पहले बढ़ते हुए क्रम में, बीच में या लगभग बीच में या लगभग बीच में अधिकतम और फिर गिरते हुए क्रम में। तो हम यहां पर अगर नजर फेंकें तो ये दिख रहा है 10 पहले बढ़ते हुए क्रम में है, फिर अधिकतम आ गया और फिर गिरते हुए क्रम में। तो 10 आवृत्ति है, किंतु अभी तक इसका बहुलक का निर्धारण करने के लिए हमें उस आवृत्ति से संबंधित जो मूल्य है वो बहुलक होगा, या हम कह सकते हैं कि बहुलक का जो उत्तर आएगा वो मूल्य में होगा, न कि आवृत्तियों में। आवृत्ति की सहायता ली जाती है और वो उस मूल्य में स्थित होगा। तो हम इधर अगर नजर डालें तो ये एरो करते हैं तो हमारा उत्तर होगा 55। तो हम कह सकते हैं निरीक्षण द्वारा जो बहुलक हम खंडित श्रेणी में निकालते हैं उसमें आवृत्तियां नियमित होनी चाहिए, तो ही हम निरीक्षण से निर्धारण कर सकते हैं, नहीं तो हमें फिर दूसरी विधि यानी कि समूहीकरण विधि में जाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि आवृत्तियां नियमित थी तो हमारा उत्तर सीधा आ गया। तो हम कह सकते हैं Z बराबर 55, ये आंसर हो जाएगा हमारा। परंतु अगर आवृत्तियां नियमित नहीं हो तो हमें समूहीकरण द्वारा या हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। ग्रुपिंग मेथड में यह कहा गया है, प्रश्न जैसे ये हमारे सामने एक दे रखा है, साइज ये हमारे लिए एक्स हो जाएगा, मूल्य हो जाएंगे, और ये इसका रिपीटेशन नंबर यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम निरीक्षण विधि लगाते हैं तो यहां तक तो ठीक चल रहा है, यहां तक ठीक है, फिर वापस यहां तो ये कह सकते हैं आवृत्तियां अनियमित है। तो आवृत्तियां अनियमित होने पर हमें निरीक्षण की बजाय समूहीकरण द्वारा बहुलक का निर्धारण करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम विश्लेषण तालिका कहते हैं इसको, विश्लेषण तालिका, इसकी सहायता लेंगे और इसकी सहायता से ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। अब इसमें ये सबसे पहले ये कहा गया है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले हम दो दो आवृत्तियों का योग करेंगे, दो दो फ्रीक्वेंसी का योग। फिर हम प्रथम को छोड़कर दो दो का योग। फिर हम तीन तीन आवृत्तियों का योग करेंगे, तीन तीन फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे। प्रथम को छोड़कर तीन तीन का योग करेंगे, और इस कॉलम में प्रथम दो को छोड़कर तीन तीन का योग करना है। तो इस प्रकार से ये कॉलम बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में
पहले दो कॉलम हमें क्वेश्चन से मिलने हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है उस पर नजर फेंक दी हमने, और नजर डालने पर यह पाया कि आवृत्तियां नियमित नहीं है, तो निरीक्षण की बजाय हम इस विश्लेषण तालिका यानी कि समूहकरण द्वारा ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले इसमें यह लिखा है कि दो दो आवृत्तियों का योग, तो हमें इस प्रकार से जोड़े बनाने हैं। ये दो दो आवृत्तियों का योग हो रहा है। देखिए, ध्यान दें, दो दो आवर्तियों का योग यानी ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, लास्ट में एक बची है, उसको छोड़ देंगे। तो हम इसका योग करते हैं। 48, 52, 100, और ये 56 और 60, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 116। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 120। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 105। इन दोनों को जोड़े 93। अगेन चेक कर सकते हो आप। 48, 52, दो को जोड़ा, ये 100 हो गया। अगर इन दो को जोड़ते हैं तो, इन दो को जोड़ते हैं तो 120, इन दो को जोड़ते हैं तो 105, इन दो को जोड़ते हैं तो 93, लास्ट में अकेला है, उसको छोड़ना है। ये अपना दो दो फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियों का योग वाला कॉलम तैयार हो गया। अब हम प्रथम आवृत्ति को छोड़ते हुए दो दो का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए वापस क्लिपिंग ऐसे करें। अगेन चेक कर लो, प्रथम को छोड़ा और उसके बाद दो दो का योग करना है। तो प्रथम को हमने 48 को छोड़ दिया, अब 52 और 56, 108, ये 123, ये 112, ये दो 102, और ये 98। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम आवृत्ति को छोड़ना है और उसके बाद दो दो आवृत्तियों का योग कर ले। अगेन इस योग को आप चेक कर सकते हो। अगेन इन दोनों को जोड़ा, नेक्स्ट 102, और लास्ट 98। अब हमें यह काम आगे तीन तीन आवृत्तियों को शामिल करते हुए लगातार करना है। तो तीन के लिए हम 1, 2 और 3, फिर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, पीछे दो बची, उनको छोड़ना है। तो इस प्रकार से हम इनको शुरू करेंगे। तो पहली तीन आवृत्तियों का योग अगर हम करें, वन 56, इन तीन आवृत्तियों का योग करें 180, इन तीन आवृत्तियों का योग करें 157। ये इस प्रकार से योग हो जाएगा। उसके आगे हम वापस प्रथम को छोड़ करके तीन तीन का योग करेंगे। तो प्रथम यानी कि 48 को छोड़ा और यहां से तीन तीन का योग करना है। ये तीन तीन का, एक पीछे छूट जाएगी, एक प्रथम छूट चुकी है। तो अगर हम इनका योग करते हैं तो ये हमारे पास डेटा है। पहले की जोड़ आई 168। विशेष ध्यान दें, यहां पर आप अपने को ध्यान देंगे कि एक ही जगह यहां फोकस रहे। अगर इधर उधर फोकस रहा तो जोड़ गलत आ सकती है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो ये प्रथम को छोड़ा, तीन का योग किया। ऐसे यहां पर फिर तीन का अगर योग करते हैं तो 175, फिर तीन का योग करते हैं ये 143, सॉरी, ये लास्ट में छूट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम दो को छोड़ करके तीन तीन का योग करना है,
तो पहली दो आवृत्ति यानी 48 और 52 को छोड़ा और यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहली दो को छोड़ा और यहाँ से शुरू, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हमें इसकी जोड़ करनी है। तो अगर इसकी हम जोड़ करते हैं तो पहली दो छोड़ दी, यहां से शुरू करेंगे, 179। नेक्स्ट यहां पर अगर हम जोड़ करते हैं 162, यहां पर जोड़ करते हैं 150। ये सारी हमने जोड़ लगा दी। तो हमारा पहला स्टेप एनालिटिकल टेबल का पूरा हो गया, जिसमें हम कहेंगे कि आवृत्तियों का योग कैसे रहेगा, इस प्रकार से डिटेल दे रखी। अब हम नेक्स्ट जो चरण रहेगा इसका, उसमें ये करेंगे कि सर्वाधिक जो भी है आवृत्ति में, जो सर्वाधिक है उसको गोल कर ले, या हम सर्किल में ले लेंगे। तो हम इसके ऊपर अगर नजर फेंकते हैं तो सर्वाधिक क्या है बोलो, 63। उसके बाद में अगर हम यहां पर अवलोकन करें तो सर्वाधिक क्या है, 120। अगर इस पे अवलोकन करें तो सर्वाधिक 123। यहां अगर हम अवलोकन करें तो सर्वाधिक 180, और अगर यहां अवलोकन करें तो सर्वाधिक 175, 175, और यहां पर अगर हम अवलोकन करते हैं तो सर्वाधिक 179। इस प्रकार से पहले स्टेप में कॉलम बना लिए, तालिका बना ली। दूसरे स्टेप में सर्वाधिक जो आवृत्तियां थी उनको हम सर्किल या फोकस में लेंगे। तो यहां पर अगर हम वापस एक बार अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि हमने कोई गलत स्टेप तो नहीं लिया है। अगर आपने कोई गलत स्टेप लिया तो पूरा प्रश्न उत्तर चेंज हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले हमने इसमें दोबारा नजर फेंकी तो 63, यहां पर दोबारा देखा तो 120, और यहां पर दोबारा देखा तो 123, और यहां पर सर्वाधिक 180, और यहां पर सर्वाधिक 175, और यहां पर सर्वाधिक 179। अब अगले में हमें मिलान चिन्ह देने हैं। मिलान चिन्ह में यह कहा गया कि जो ये सर्किल में आवृत्तियों का योग आया है वो जिनके योग से आया है वहां पर मिलान चिन्ह देना है। अगेन फोकस दें। सबसे पहले 63 है, 63 स्वयं के योग से आया है। 63 स्वयं के योग से, यानी एक ही आवृत्ति का योग है, तो इसमें मिलान चिन्ह इसी लाइन देना है। फिर उसके बाद 120 है, वो इन दो आवृत्तियों के योग से आया है। गौर करें 63 और 57। तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ क्लिप दे रखी है, और सुविधा के लिए आप ऐसे जा सकते हो कि 120 है, जिन दो लाइनों में ये पड़ा है यहां ला करके आप मिलान चिन्ह दे सकते हो। कहने का आशय है कि वो जिनके योग से बना है उन लाइनों में मिलान चिन्ह देना है। अब 123 है, तो ये इन दो लाइनों में है, 1 और 2। आगे 180 है, ये 3 लाइनों के योग से बना है, तो 3 लाइन 1 2 और 3, तो इनसे हुआ है। अब 175 इन 3 से बना, आवृत्तियों के योग से बना है, तो 4 एंड क्रॉस, ये दूसरा और तीसरा। 179 यहां इन 3 से बना है, 1 2 और 3, तो इस प्रकार से मिलान चिन्ह देने हैं। अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, मिलान चिन्ह कैसे होंगे वो विशेष ध्यान दें। 63 इकलौता फिगर है, तो इस लाइन के अंदर एक टेली बार आ जाएगा। 120 इन दो के योग से बना है, तो इन दो लाइनों में मिलान चिन्ह जाएगा। इन दो लाइनों में मिलान चिन्ह जाने का आशय हुआ इसमें और इसमें। इस प्रकार से सारे मिलान चिन्ह अपने को देने हैं। अब मिलान चिन्ह देने के बाद में इसका योग कर ले, 1 3 6 3 और 1। सर्वाधिक मिलान चिन्ह कितना है, 6। तो सर्वाधिक जो आवृत्तियों का घनत्व है, डेंसिटी है, वो 6 है। और अभी तक भी ध्यान दें, उत्तर नहीं आया है। उत्तर के लिए हमें वापस मूल्यों में जाना पड़ेगा, और हमेशा उत्तर जो भी होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो हम यहाँ पर बहुलक निकाल रहे हैं, तो वो x यानी वैल्यू में होगा। तो 6 से संबंधित जो वैल्यू है वो हमारा उत्तर होगा, यानी कि 19। तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं z बराबर
19। एक लाइन लिख करके उत्तर देना है कि सर्वाधिक आवर्तियों का घनत्व 6 है, जो कि जिससे संबंधित मूल्य 19 है, अतः हमारा बहुलक 19 होगा। इस प्रकार से हमें विश्लेषण तालिका खंडित श्रेणी में समूहीकरण विधि के अंतर्गत तैयार करके और पूरा बहुलक का मान निकालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।